नमस्कार दोस्तों। करीब $2 ट्रिलियन अमेरिका ने खर्च किए अफगान वॉर के ऊपर। 20 सालों तक यूएस आर्मी अफगानिस्तान के अंदर रही। आज जैसे जैसे यूएस आर्मी अफगानिस्तान छोड़कर जा रही है, वैसे वैसे तालिबान अपना कब्जा जमाए जा रहा है पूरे देश के ऊपर। हालत ये हो गई है आज के दिन कि 50% से कम एरिया अफगानिस्तान के अंदर एक्चुअली में अफगानिस्तान की सरकार के कंट्रोल में बचा है। जल्द ही हो सकता है कि अफगानिस्तान की पूरी सरकार गिर जाए तालिबान के हाथों। ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस है जिसका असर इंडिया तक पर पड़ता है, क्योंकि इंडिया ज्यादा दूर नहीं है अफगानिस्तान से। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल क्राइसिस को गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले कुछ शब्द दानिश सिद्दीकी के लिए, एक अवार्ड विनिंग इंडियन फोटो जर्नलिस्ट जिनकी तालिबान ने हत्या कर दी अफगानिस्तान में। ये सही मायनों में एक सच्चे जर्नलिस्ट थे जो लिटरली अपनी जान को दांव पर लगाकर हमारे सामने सच प्रस्तुत करते थे, कुछ इस तरह से जिस तरह से शायद ही कोई जर्नलिस्ट आज के दिन हिम्मत करेगा। चाहे फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, कोरोना क्राइसिस हो या माइग्रेंट क्राइसिस हो, इनकी जो फोटोज थी वो बिल्कुल हिला देने वाली थी। और कट्टरवादियों को कहां सच पसंद आता है। कुछ एक्सट्रीमिस्ट ने इनकी हत्या कर दी तो कुछ ने इनकी मौत का जश्न मनाया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं इनके काम ने ढेरों यंगस्टर्स को इंस्पायर किया होगा सही मायनों में जर्नलिज्म लेने के लिए। अफगानिस्तान की सिचुएशन को ढंग से समझने के लिए दोस्तों हमें कहानी को शुरू से शुरू करना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं अफगानिस्तान को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, क्योंकि बहुत से सुपर पावर देश अफगानिस्तान में आ तो जाते हैं लेकिन हमेशा अपनी बेइज्जती कराकर ही वापस लौटते हैं। 19वीं सदी में ब्रिटिश आए थे, बड़ी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट उन्हें सहनी पड़ी थी। 20वीं सदी में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया और वापस चला गया 9 सालों बाद बड़ी एम्बैरेसमेंट के साथ। और 21वीं सदी में यूएसए आया था अफगानिस्तान में और अब वापस जा रहा है अपनी नाक कटवाकर। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान को पहले कभी कॉन्कर नहीं किया गया। इतिहास में आप पीछे जाओगे तो आपको इसके कई इंस्टेंसेस मिलेंगे। मैसेडोनियन रूलर अलेक्जेंडर ने किया था, अरब्स ने किया था, मंगोल रूलर चंगेज खान ने, मुगल रूलर शाहजहां और औरंगजेब ने भी किया था, और सिख राजा रंजीत सिंह ने भी किया था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अफगान वॉरियर्स बड़ा मुश्किल बना देते हैं किसी भी फॉरेन रूलर के लिए अफगानिस्तान के एरिया को ऑक्यूपाइड रखना। लेकिन हमें इतनी एंशिएंट हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं। हम शुरुआत करते हैं 1800s के टाइम से। वो समय ज्यादा रेलेवेंट है आज की सिचुएशन से। इस समय में नॉर्थ में एक बड़ा रशियन एम्पायर था और साउथ में ब्रिटिश एम्पायर था। इंडिया था जिसे ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई कर रखा था, और मिडिल में एक बफर जोन थी जो कि अफगानिस्तान था। अब रशिया और ब्रिटेन दोनों एक दूसरे को शक की नजर से देखते थे। दोनों को डर रहता था कि कहीं दूसरा देश अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई कर लेगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। एक बड़ा फेमस पॉलिटिकल कार्टून था इस चीज को लेकर, जहां पर ब्रिटेन को शेर की तरह दिखाया गया है और रशिया को भालू की तरह दिखाया गया है, और बीच में है अफगानिस्तान। शुरुआत में वेस्टर्न कंट्रीज को अफगानिस्तान के बारे में ज्यादा पता नहीं था। एक स्कॉटिश एक्सप्लोरर अलेक्जेंडर बर्नेस जब वहां पर गए और सेफली वापस लौटे, वो एक तरह के हीरो बन गए वेस्टर्न कंट्रीज में। उनकी किताब जो उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर लिखी थी, ट्रेवल्स इनटू बुखारा, वो एक बेस्ट सेलर किताब बन गई। 1838 में ब्रिटिश राज बड़ा मोटिवेटेड फील करने लगा कि वो अफगानिस्तान की टेरिटरी पर जाकर भी कब्जा करेंगे। बड़े कॉन्फिडेंट थे ये अपनी विक्ट्री को लेकर। इन्हें पक्का लग रहा था कि ये जीत जाएंगे। उस वक्त अफगानिस्तान में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था एमीर दोस्त मोहम्मद ऑफ द बारकाज़ाई डायनेस्टी। तो ब्रिटिश ने जंग छेड़ी और एमीर दोस्त मोहम्मद को कुर्सी से हटाया और अपने एक पपेट जिसका नाम था शाह सूजा, उसे कुर्सी पर बिठा दिया। अफगानिस्तान में उस वक्त कोई आर्मी नहीं थी, बल्कि हजारों छोटे छोटे आइसोलेटेड गांव थे। हर एक गांव में अपना एक चीफ होता था। वो चीफ जो होता था वो गांव का अपने गांव के लड़कों को ले जाता था लड़ाई करने के लिए एमिर के फेवर में, और एमिर कुछ पैसे देते थे चीफ को। अब ये पैसा काफी कम हो गया था एमिर शाह सूजा के अंदर। तो ये जो ट्राइब चीफ्स थे छोटे छोटे गांव के, ये सब यूनाइट हुए चीफ अकबर खान के अंदर, और इन सारे गांव वालों ने मिलकर जंग छेड़ दी ब्रिटिश के खिलाफ। 3 सालों तक ये वॉर चली। ब्रिटिशर्स के पास बड़े एडवांस्ड फायर वेपन्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिटिश को यहां पर एक हार झेलनी पड़ी। शाह सूजा का मर्डर कर दिया गया और दोस्त मोहम्मद को वापस कुर्सी पर बिठा दिया गया। इस लड़ाई को कहा जाता है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। इसके बाद एक सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हुई 1878 में। ब्रिटिश ने दोबारा से अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर। इस बार ब्रिटिश ने जंग जीती, अफगानिस्तान का कुछ एरिया ऑक्यूपाई किया, लेकिन उनका इरादा नहीं था पूरे अफगानिस्तान में सेटल होने का।
उन्होंने एक नए एमीर को सपोर्ट किया जिसका नाम था अब्दुल रहमान, जिसे बाद में आयरन एमीर करके भी बुलाया जाता है। ब्रिटिश ने मोस्टली अफगानिस्तान में इंटरनल रूल रहने दिया क्योंकि ये जो बफर जोन थी रशियन एम्पायर के साथ, वो बस अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहते थे, उस पर फ्रेंडली रिलेशंस बनाना चाहते थे। तो स्टेबिलिटी मेंटेन रही अफगानिस्तान के अंदर। 1893 में एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाया गया अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में, जिसे ड्यूरैंड लाइन करके बुलाया जाता है। 1907 में एक एग्रीमेंट भी हुआ ब्रिटिश और रशियन एम्पायर के बीच में, जहां पर रशिया ने रिकॉग्नाइज किया कि अफगानिस्तान जो देश है वो ब्रिटिश स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंडर आता है, और प्रॉमिस किया रशिया ने कि वो अफगानिस्तान से दूर ही रहेगा। इसी समय के अराउंड 1918 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होती है रशिया में और लेनिन का राज आता है। इसका बाद में इन्फ्लुएंस भी पड़ता है अफगानिस्तान पर, कैसे आगे वीडियो में बताऊंगा। इसके सिर्फ एक साल बाद 1919 में होती है थर्ड एंग्लो अफगान वॉर, जिसे अफगानिस्तान में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करके बुलाया जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करता है फुल इंडिपेंडेंस पाने के लिए। अभी तक अफगानिस्तान को एक स्टेटस दिया गया था एज अ ब्रिटिश प्रोटेक्टेड स्टेट, जहां पर ब्रिटिश अफगानिस्तान के फॉरेन अफेयर्स को कंट्रोल करता था। लेकिन अफगानिस्तान इस लड़ाई के बाद ब्रिटिश से कंप्लीट इंडिपेंडेंस पा लेता है और ब्रिटिश भी रिकॉग्नाइज करती है अफगानिस्तान के इंडिपेंडेंस को। अफगानिस्तान में इस वक्त के राजा एमिर अमन उल्ला खान थे, जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ ये जंग जीती थी। हमारी काफी में काफी इंपॉर्टेंट किरदार हैं आगे। कुछ लोग मानते हैं कि ब्रिटिश ने ये जंग जानबूझकर स्ट्रैटेजिक रीजन से हारी, ताकि जो ड्यूरैंड लाइन है वो एक क्लियर कट बॉर्डर बन जाए ब्रिटिश इंडिया के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में। एक्चुअली आज के दिन तक ये ड्यूरैंड लाइन बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का। आप शायद पूछोगे कि इन सारी एंग्लो अफगान वॉर्स का आज के अफगानिस्तान और तालिबान से क्या रिलेशन है। रिलेशन है दोस्तों, जो पहले इन्वेजन्स हुए अफगानिस्तान में ब्रिटिश के द्वारा, और बाद में अभी जो अमेरिका के द्वारा किए गए इन्वेजन्स, और रिसेंटली सोवियत यूनियन के द्वारा भी किया गया था, इन सब में जो कॉजेज और कंसर्न्स थे वो काफी सिमिलर रहे हैं। सिमिलर एक्सक्यूजेस दिए हैं इन सुपर पावर्स ने कि वो क्यों इन्वेड कर रहे हैं अफगानिस्तान को। बेसिक एक्सक्यूज ये दिया जाता है कि ये लोग जो वहां पर रहते हैं, ये जंगली लोग हैं, हम सिविलाइज्ड लोग वहां पर आएंगे, इन्हें सिखाएंगे कि किस तरह से रहना चाहिए, जिंदगी जीनी चाहिए, किस तरह से गवर्नेंस करनी चाहिए। इन सारी सुपर पावर कंट्रीज का, अपने जमाने की सुपर पावर कंट्रीज का कहीं ना कहीं अपना सेल्फिश इंटरेस्ट और जियोपॉलिटिकल रीजन रहा है अफगानिस्तान को इन्वेड करने के पीछे। अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। अमन उल्ला खान जो थे, ये बहुत ही लिबरल और प्रोग्रेसिव आदमी थे। 1926 में इन्होंने अफगानिस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। ये एक राजा कहलाए जाने लगे और अफगानिस्तान बन गया किंगडम ऑफ अफगानिस्तान। मैं इन्हें लिबरल और प्रोग्रेसिव क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन्होंने अपनी डायनेस्टी का एक बड़ा ट्रेडिशन तोड़ा, एक औरत से शादी करके। इनसे पहले जितने भी लोग आए थे सब मल्टीपल औरतों से शादियां करते थे। इन्होंने सिर्फ एक औरत से शादी करी जिनसे प्यार करते थे, एक लव मैरिज थी। इनकी वाइफ थी सोराया तर्जी, जिन्हें क्वीन का दर्जा दिया गया 1926 में, और ये औरतों के लिए अफगानिस्तान में एक नई तरह की रेवोल्यूशन लाई। इन राजा रानी ने मिलकर पॉलीगैमी के अगेंस्ट कैंपेनिंग करी, लड़कियों के लिए स्कूल्स खुलवाए, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन की डिमांड करी, औरतों को राइट दिलवाया डिवोर्स करने का, और साथ ही साथ सेक्युलर कोर्ट्स और सेक्युलर एजुकेशन को भी पुश किया। जो स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड्स होते थे औरतों के लिए अफगानिस्तान में, उन्हें भी हटाया गया। इनफैक्ट सोराया ने एक पब्लिक स्पीच देते वक्त जनता के सामने अपने हिजाब को फाड़ दिया, ये कहते हुए कि इस्लाम में कहीं नहीं लिखा कि औरतों को अपनी पूरी बॉडीज को कवर करना चाहिए, तो किसी भी स्पेशल टाइप की कवरिंग की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको राजा राममोहन रॉय वाले एपिसोड में बताया था दोस्तों, जब भी ऐसा कोई सोशल रिफॉर्म लाने की कोशिश करी जाती है किसी के द्वारा, ये सारे धर्म के जो कट्टरवादी लोग होते हैं तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। राजा राममोहन रॉय ने जब सती एबॉलिश करने की कोशिश करी थी, उनके खिलाफ धर्म के ठेकेदार खड़े हो गए थे। तो ऐसा ही अफगानिस्तान में भी हुआ। ये धर्म के ठेकेदारों ने कहा कि इस्लाम खतरे में है। 1923 में राजा के खिलाफ एक रेबेलियन हुई, 1924 में एक और रेबेलियन हुई। दोनों रेबेलियंस को क्रश कर दिया गया, लेकिन 1929 में फाइनली रेबेलियन सक्सेसफुल हुई। जो ये राजा और रानी थे, ये दोनों भाग गए ब्रिटिश इंडिया में। उस वक्त इंडिया अभी भी ब्रिटिश राज के अंडर था। 1929 में बॉम्बे में इनकी एक नई बेटी पैदा हुई। इन्होंने अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा। प्रिंसेस इंडिया आज के दिन 92 इयर्स की है। इंडिया के बाद ये रोम चले गए थे रहने के लिए, और आज के दिन तक प्रिंसेस इंडिया रोम में ही रहती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रिटिश इतनी खुश नहीं थी अफगानिस्तान को इतना प्रॉस्पर करते हुए देख, तो उन्होंने सीक्रेटली जो रानी की मॉफ्ट फोटोज थी उन्हें सर्कुलेट किया था जनता को भड़काने के लिए अमन उल्ला और सोराया के खिलाफ। लेकिन जिस एक्सट्रीमिस्ट ने जगह ली अमन उल्ला की, उसे भी ओवरथ्रो कर दिया गया 1 साल के अंडर ही।
ब्रिटिश ने इसमें मदद भी करी। पहले नादिर शाह बने नए राजा अफगानिस्तान के, और 1933 में उनके बेटे जाहिर शाह बने देश के नए राजा अगले 40 साल के लिए। 40 साल तक इन्होंने जबरदस्त मॉडर्नाइजेशन करी अफगानिस्तान में, फॉरेन रिलेशंस भी एस्टैब्लिश किए बाकी देशों के साथ। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान को आजादी मिली ब्रिटिश से, जो ड्यूरैंड लाइन थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, उसे परमानेंट बॉर्डर बना दिया गया। अफगानिस्तान इससे खुश नहीं था। अफगानिस्तान को और भी एरिया चाहिए था पाकिस्तान के अंदर, और इसके पीछे रीजन ये था कि मेजॉरिटी अफगानिस्तान में जो लोग हैं, एथनिसिटी है उनकी पश्तून्स 38% के अराउंड है, और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा डिस्ट्रिक्ट में जो लोग रहते हैं वहां पर भी एक इक्वल नंबर ऑफ पश्तून्स देखने को मिलते हैं। इसी रीजन से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट किया। स्पेशली इनके राजा जाहिर शाह के जो प्राइम मिनिस्टर थे दाऊद खान, उन्होंने इस चीज को ज्यादा सपोर्ट किया था। दाऊद खान जाहिर शाह के एक्चुअली में कजन थे, लेकिन इस रीजन की वजह से पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए अफगानिस्तान के साथ, जिसकी वजह से दोनों के बीच में ट्रेड बंद हो गई। तो जाहिर शाह ने अपने प्राइम मिनिस्टर दाऊद खान को रिजाइन करवा दिया 1963 में। 1964 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया जिसमें कहा गया कि अब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो सकते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए अफगानिस्तान में, जो कि 1965 में हुए भी। लेकिन रूल ये रखा गया कि रॉयल फैमिली के मेंबर्स पॉलिटिकल ऑफिसेस की कोई भी पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते। पर्पस ये था इसके पीछे कि दाऊद खान को ऑप्शन ना मिल पाए प्राइम मिनिस्टर बनने का दोबारा से। इन इलेक्शंस में औरतें भी वोट कर सकती थी और इनफैक्ट खुद से इलेक्शंस कंटेस्ट भी कर सकती थी। इसी टाइम के अराउंड दो तरह की आइडियोलॉजीज देखने को मिली अफगानिस्तान में, स्पेशली यूनिवर्सिटी लेवल पर। एक आइडियोलॉजी थी कम्युनिस्ट्स की अंडर द पीडीपीए पार्टी, और दूसरी आइडियोलॉजी थी इस्लामिस्ट्स की। इन आइडियोलॉजीज की क्या रेलेवेंस है ये आपको आगे देखने को मिलेगा। 1973 में जाहिर शाह फॉरेन ट्रिप पर बाहर गए हुए थे देश से। दाऊद खान ने आर्मी का सपोर्ट लेकर और अपने कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट दोस्तों का सपोर्ट लेकर एक कू किया, एक ब्लडलेस कू, तख्ता पलट कर दिया। आर्मी के द्वारा पूरे देश पर कंट्रोल लेने के बाद दाऊद खान ने अपने आप को राजा नहीं कहा, बल्कि इन्होंने कहा कि अब मैं प्रेसिडेंट हूं अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान को एक रिपब्लिक देश बना दिया। ऊपर ऊपर से देखकर लगेगा कि ये एक अच्छी स्टेप थी, क्योंकि पहले देश एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, अब एक रिपब्लिक बन गया। लेकिन रियलिटी में दाऊद ने पार्लियामेंट और जुडिशरी को बेसिकली डिसबैंड कर दिया, एक डिक्टेटर का शासन बनाया। जाहिर शाह जो उस वक्त देश से बाहर थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था इस चीज को एक्सेप्ट करने के अलावा। वो एग्जाइल में चले गए इटली में। इसके बाद एक डिक्टेटरशिप होने के बावजूद दाऊद खान कुछ बढ़िया सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए अफगानिस्तान में। इन्होंने सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, और शायद आपको यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन 1960s और 1970s के टाइम में अफगानिस्तान कुछ ऐसा दिखता था। बड़ी ही पीसफुल जगह थी ये। इनफैक्ट हिप्पी ट्रेल का ये एक की डेस्टिनेशन था। हिप्पी ट्रेल बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव टूरिज्म की मूवमेंट थी जो वेस्टर्न कंट्रीज में चल रही थी। यूरोपियंस और अमेरिकन्स ईरान आते थे, अफगानिस्तान आते थे, और उस रूट से इंडिया तक ट्रैवल करते थे। ये बड़े सस्ते में और लंबे पीरियड्स तक ट्रैवलिंग करते थे, नोमैड्स की तरह, बिना किसी होटल रिजर्वेशन के। अपने खुद के हैंड बिल्ट टेंट्स में रहते थे, लोकल पॉपुलेशन के साथ इंटरैक्ट करते थे, और लोकल अफगानी लोग भी काफी फ्रेंडली थे इन लोगों के साथ। तो इस वक्त के अराउंड अफगानिस्तान एक रिलेटिवली पीसफुल और पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी। आज के दिन ये यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन यही सच्चाई थी। लेकिन इसके बाद अफगानिस्तान फिर से दो सुपर पावर्स के बीच में फंस गया। पहले ब्रिटेन और रशिया के बीच में फंसा था, उसे ग्रेट गेम कहा जाता था। इसके बाद आई कोल्ड वॉर, यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में एक बड़ी आइडियोलॉजिकल वॉर, जिसमें दोनों देश बाकी देशों पर अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज के बारे में मैंने डिटेल में बात करी थी यूएसए सुपर पावर वाले वीडियो में। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप कोल्ड वॉर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो। कोल्ड वॉर में एक वर्चुअल वॉल भी थी, एक तरह की आयरन कर्टन जिसे कहा जाता है। इसकी बात मैंने बर्लिन वॉल वाले वीडियो में भी करी थी, क्योंकि बर्लिन से भी आयरन कर्टन गुजरता था। तो इस आयरन कर्टन के एक साइड के देश अमेरिका के इन्फ्लुएंस के अंडर थे, दूसरे साइड के देश सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस के अंडर थे। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी थी जिसे कहा जाता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसे स्टार्ट किया गया था हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका मतलब बेसिकली ये था कि ना तो हम यूएसए के इन्फ्लुएंस के अंडर आएंगे पूरी तरह से, ना ही सोवियत यूनियन के। हम इन दोनों से अलग रहकर इंडिपेंडेंटली बने रहेंगे। यूगोस्लाविया और काफी और देश भी नॉन अलाइंड थे। और हमारी कहानी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अफगानिस्तान भी नॉन अलाइंड मूवमेंट का एक मेंबर था।
दाऊद ने इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा। जाहिर शाह के राज के अंदर जब दाऊद खान प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने सोवियत यूनियन का सपोर्ट लिया था अपने अफगानिस्तान देश को मॉडर्नाइज करने के लिए। लेकिन जब ये कोल्ड वॉर शुरू हुई, इसके बाद तक आते आते इन्होंने अब सोचा कि हम सोवियत पर सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहते हैं इन दोनों देशों से अलग। तो इन्होंने इंडिया की तरफ देखा और यूएस के साथ भी रिलेशंस को रिज्यूम किया। सोवियत इसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। सोवियत के उस टाइम जो रूलर थे लियोनिड ब्रेजनेव, इन्होंने कहा कि ये बड़े नाराज हैं इस चीज को देखकर। इन्होंने दाऊद को कहा टू गेट रिड ऑफ ऑल इंपीरियलिस्ट एडवाइजर्स इन अफगानिस्तान। दाऊद ने रिप्लाई किया कि अफगान्स आर द मास्टर्स ऑफ देयर ओन हाउस एंड नोबडी शुड टेल देम हाउ टू रन देयर ओन अफेयर्स। टाइम के आगे बढ़ते अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी पीडीपीए दो फैक्शंस में डिवाइड हो गई। सोवियत यूनियन ने कोशिश करी इन दोनों फैक्शंस में यूनिटी मेंटेन करने की। 1977 में दाऊद खान ने अपनी एक नई पार्टी बनाई, नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, और ये एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए जिसमें 3 मेन फीचर्स थे, इस्लाम, नेशनलिज्म और सोशलिज्म। इन्होंने अपीस करने की कोशिश करी एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट को, लेकिन बाकी दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के फैक्शन से इन्हें डेंजर महसूस होने लगी, तो इन्होंने उस पार्टी के लोगों को मरवाना शुरू कर दिया। जो लिबरल लोग थे अफगानिस्तान में, वो इस तरह की डिक्टेटरशिप को देखकर बिल्कुल खुश नहीं थे। सत्ता में रहने के लालच में दाऊद खान ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। एक टाइम पर जो कि बहुत ही पीसफुल देश था, अब यहां पर बहुत से मर्डर्स होने लगे। अप्रैल 1978 में एक कम्युनिस्ट लीडर की हत्या कर दी जाती है अफगानिस्तान में अनआइडेंटिफाइड लोगों के द्वारा, और यह हत्या एक तरह से टिपिंग पॉइंट बन जाती है दाऊद खान के खिलाफ। दाऊद खान के खिलाफ एक कू होता है इस बारी। पहले इन्होंने अपने कजन जाहिर शाह के खिलाफ कू किया था, अब इन्हीं के खिलाफ कू होता है। यहां पर काफी हेवी फाइटिंग होती है और इनकी हत्या हो जाती है इनके परिवार के साथ। यहां पर इस कू को कहा जाता है साउर रेवोल्यूशन। इसके बाद अफगानिस्तान एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश बन जाता है। एक नई कम्युनिस्ट सरकार पावर में आती है, लेड बाय नए प्रेसिडेंट नूर मोहम्मद तारकी। इनके अंडर एक बार फिर से कुछ अच्छे रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फार्मर्स के पास। अफगान इंडिपेंडेंस डे पर ये एक पहला टीवी चैनल लॉन्च करते हैं अपने देश में। अनफेयर लोन्स की प्रैक्टिस को ये बंद करवाते हैं, ब्राइड बाइंग की प्रैक्टिस को ये बंद करवाते हैं, और जो इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट थे और मौलवियों की पावर छीन लेते हैं। ये लड़कियों को स्कूल भिजवाया जाता है और ये बड़े फेमसली कहते हैं, कम विजिट अस इन अ ईयर एंड यू विल फाइंड द मॉस्क्स एम्प्टी। ये इतना रिलीजन के खिलाफ हो जाते हैं कि जो कट्टरवादी लोग थे अफगानिस्तान के अंदर, वो और एक्सट्रीम स्टांस लेने लग जाते हैं। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी अफगानिस्तान में जब से इनका पार्लियामेंट्री इलेक्शन सिस्टम शुरू हुआ, एक इस्लामिस्ट और एक कम्युनिस्ट। अब जो इस्लामिस्ट लोग थे वो इन सारे मेजर्स से तंग आकर इतने एक्सट्रीम बन गए कि उन्होंने सिविल वॉर डिक्लेयर कर दी कम्युनिस्ट के खिलाफ। और पीडीपीए में तो वैसे ही बंटवारा हो गया था, 2 अलग अलग फैक्शंस में बट गए थे इनके कम्युनिस्ट, तो वहां से भी कमजोर हो गए कम्युनिस्ट। इसी जंग के चलते नूर मोहम्मद तरिक्की का असैसिनेशन हो जाता है 1979 में। सोवियत यूनियन को अब एक एक्सक्यूज मिल जाता है अफगानिस्तान के अंदर इन्वेड करने के लिए। वो अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टीज खतरे में है अफगानिस्तान में, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान में वो घुसते हैं मुजाहिदीन के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए। दूसरी तरफ अब अमेरिका को दिखता है कि कैसे सोवियत यूनियन अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान के ऊपर। एक और देश जो शायद अमेरिका खो सकता है सोवियत यूनियन के हाथों कोल्ड वॉर में, तो अमेरिका कैसे पीछे रह जाए, कौन सी वहां पर ऑपोजिंग आइडियोलॉजी है उसे फंडिंग करी जाए, उसे सपोर्ट किया जाए ताकि अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस जमा पाए अफगानिस्तान पे। तो उस वक्त कम्युनिस्ट के खिलाफ ऑपोजिंग आइडियोलॉजी थी इस्लामिस्ट और मुजाहिदीन की। अमेरिका इन्हें फंडिंग देता है, इन्हें पीछे से सपोर्ट करता है। अब इन सब के बीच तालिबान का कहां जन्म होता है, ओसामा बिन कहां से निकल कर आता है, और कैसे अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में और बढ़ती चली जाती है अगले 20 सालों के लिए, इसकी बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि आज के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई है मुझे लगता है। इस कहानी को यहीं से ही कंटिन्यू करके मैं नेक्स्ट एपिसोड में तालिबान पर फोकस करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसा लगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।